सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपनी आम जीवन से जुड़ी लीगल जानकारी से अपडेट रहने के लिए। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं हूं रजत सिंह और आज आपसे मैं बात करूंगा 10 ऐसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चेक करना है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपने उसकी बनवाई सेल डीड और सेल डीड को रजिस्टर करवा के अगर आपने सोचा कि आप सब फ्री हो गए हैं, सारी चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, तो हो सकता है कि आप भी कर रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती। क्योंकि 10 ऐसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। तो आज के वीडियो में मैं आपसे इसी बात पर डिस्कशन करूंगा कि अगर आप कोई लैंड खरीद रहे हैं या कोई मकान खरीद रहे हैं, कोई कमर्शियल स्पेस, ऑफिस या शॉप खरीद रहे हैं, तो उनको खरीदने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं ताकि आप सिक्योर हो जाएं और आपकी प्रॉपर्टी के साथ किसी तरह का स्पैम ना हो सके। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बात करूंगा, जो सबसे पहले नंबर पर आता है डॉक्यूमेंट, वो होता है टाइटल डॉक्यूमेंट। टाइटल डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक ऑनरशिप का डिस्क्रिप्शन होता है कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है, इसका ऑनर कौन है। तो टाइटल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप चेक करेंगे सेल डीड को, क्योंकि मोर देन 99% केस में टाइटल डीड में सेल डीड ही होती है। तो यहाँ पर सेल डीड बनती है सेलर और बायर के बीच में। सेल डीड में बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होता है कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका साइज क्या है, उसके साथ साथ ओनर का डिस्क्रिप्शन होता है, ओनर का नाम क्या है, एज क्या है, ओनर का एड्रेस क्या है। उसके बाद पेमेंट की डिटेल होती है कि क्या पेमेंट किया जाना है बायर के द्वारा सेलर को। तो ये सेल डीड होती है। जब हम टाइटल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपको सेल डीड ही मिलेगा। मोर देन 99% केस में आपको सेल डीड ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी ये गिफ्ट डीड भी हो सकता है, विल भी हो सकती है, या फिर कन्वेंस डीड भी हो सकती है। गिफ्ट डीड क्या होती है? अगर प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट में मिली है और वो आपको सेल कर रहा है तो उसके पास गिफ्ट डीड होगी। अगर किसी को प्रॉपर्टी विल के तहत मिली है, मतलब जो पर्सन आपको सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, उस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं की है, उसको किसी विल के थ्रू, किसी वसीयत के थ्रू मिली है, तो जब वो अब आपको देगा तो उसके पास सेल डीड नहीं होगी, उसके पास विल होगी। तो विल और गिफ्ट डीड भी हो सकती है। कभी कभी यहाँ पर देखने को मिलता है कन्वेंस डीड। तो कन्वेंस डीड क्या होती है? तो अगर आप फर्स्ट परचेजर हो किसी प्रॉपर्टी के, यानी अगर आप खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी को सीधे किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से या बिल्डर से, जैसे आपने जेडीए से, एडीए से, डीडीए से ये प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपको सेल डीड के बजाय आपको कन्वेंस डीड मिलती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो सेल डीड आपको चेक करनी है वो आपको प्रीवियस ओनर की चेक करनी है। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप खुद की भी सेल डीड बनवाओगे, तो आपको खुद की चेक नहीं करनी है, प्रीवियस ओनर जो होगा, यानी जो आपका सेलर है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उस सेलर ने जब परचेज की होगी प्रॉपर्टी तो एक सेल डीड बनी होगी, उस सेल डीड को आपको चेक करना है। और यहाँ पर जो आपको सेल डीड चेक करनी है वो आपको ओरिजिनल सेल डीड चेक करनी है, कोई जेरोक्स या फोटोकॉपी चेक नहीं करनी है। और जब आप परचेज करोगे प्रॉपर्टी तो ओरिजिनल सेल डीड आपको सेलर से लेनी है। जो उसकी प्रीवियस सेल डीड होगी वो भी आपको ओरिजिनल में आपको लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है वो है टाइटल डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर गिफ्ट डीड हो सकती है, सेल डीड हो सकती है, विल हो सकती है, कन्वेंस डीड हो सकती है। मोर देन 99% केस में आपको सेल डीड ही मिलेगी, पर इन केस किसी को अगर ये प्रॉपर्टी मिलती है विल के रूप में, गिफ्ट के रूप में, या फिर वो खरीदता है डायरेक्टली किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जैसे कि जेडीए, एडीए, डीडीए, तो आपको वहाँ पर कन्वेंस डीड भी मिलती है। तो ये तो था पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर टाइटल डॉक्यूमेंट के बाद जो सेकंड नंबर पे डॉक्यूमेंट हम लोग चेक करेंगे वो होता है प्रीवियस टाइटल डॉक्यूमेंट्स। तो प्रीवियस टाइटल डॉक्यूमेंट में क्या होता है? मान लो आपका सेलर है जिसने आपको प्रॉपर्टी सेल की है, हो सकता है कि वो सेलर उस प्रॉपर्टी का फर्स्ट परचेजर या फर्स्ट बायर ना हो। तो यहाँ पर मान लो कोई डेवलपर है, उसने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें मल्टीपल फ्लैट्स हैं, तो उसने एक फ्लैट बेच दिया फर्स्ट पार्टी को, फर्स्ट पार्टी ने यही फ्लैट बेच दिया सेकंड पार्टी को, सेकंड पार्टी ने बेच दिया थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी ने बेच दिया आपको, आप हो फोर्थ पार्टी। हो सकता है कि जब सेकंड पार्टी ने फर्स्ट पार्टी से फ्लैट लिया और तो सेकंड पार्टी ने फ्लैट लेने के लिए लोन लिया हो और उस लोन का पूरा पेमेंट नहीं किया हो, और बिना लोन का पूरा पेमेंट किए सेकंड पार्टी ने उसे थर्ड पार्टी को बेच दिया। थर्ड पार्टी ने सारी चीज़ें चेक नहीं की, अब थर्ड पार्टी उस प्रॉपर्टी को बेच रही है आपको। हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अराइज हो जाए, आपको फ्यूचर में किसी तरह का लोन का पेमेंट आ जाए तो आपके फ्लैट के ऊपर। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको प्रीवियस टाइटल डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। तो डेवलपर से लेके आप तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं प्रॉपर्टी को लेके, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन की ओरिजिनल सेल डीड आपको लेनी है अपने प्रीवियस ओनर से। प्रीवियस टाइटल डॉक्यूमेंट बेसिकली इसलिए चेक करना जरूरी है ताकि फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरह का चार्ज या थर्ड पार्टी क्लेम ना आ जाए। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट या फिर नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। तो मान लो यहाँ पर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप प्रॉपर्टी देखने गए, प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई, आपने प्राइस नेगोशिएट किया, प्राइस भी आपके बजट में है, प्राइस बैठ गया, आपने आसपास वाले लोगों से पूछा प्रॉपर्टी ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबने कहा प्रॉपर्टी एकदम ओके है, और आपने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया।
तो क्या आपने कभी सोचा कि हो सकता है इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, कोई किसी बैंक से लोन चल रहा हो? आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि किसी तरह का थर्ड पार्टी चार्ज या कोई थर्ड पार्टी क्लेम इस प्रॉपर्टी पे है या नहीं, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या नहीं? तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें बेसिकली डिटेल होती है कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी क्लेम या कोई थर्ड पार्टी चार्ज तो नहीं है। मान लो कोई मॉर्गेज लोन चल रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे, या फिर किसी ने केस कर रखा है उस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूटेड। मान लो कई बार लीगल आयर्स आ जाते हैं प्रॉपर्टी सेल होने के बाद, तो वो केस चलता रहता है कोर्ट में। तो आपको कैसे चेक करना है? आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना है। अब ये इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? जिस लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी है वहाँ के आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन देने के बाद 15 से 30 दिन का समय लगता है आपको सर्टिफिकेट मिलने में। आपको 30 साल तक का ये सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी के पिछले 30 साल तक के सभी ट्रांजेक्शन, सभी चार्ज की डिटेल आ जाती है। कई बार 30 ईयर्स की पॉसिबल नहीं होता है इतना अवेलेबल हो पाना, फिर भी आपको 10 से 15 साल का तो ले ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना और बाकी की चीज़ें चेक करना या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करना इतना ईजी नहीं होता है। तो आपको एक एडवोकेट अपॉइंट कर लेना चाहिए जो आपको एक टाइटल सर्च रिपोर्ट बना के देगा। टाइटल सर्च रिपोर्ट में क्या होगा कि पिछले 30 साल में जो जो भी ओनर हुए हैं इस प्रॉपर्टी के, प्लस इस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का लोन तो बकाया नहीं है, इन सभी चीज़ों को डिटेल होगी, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद 4th नंबर पे यहाँ पे आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। जब आपकी बिल्डिंग है वो बन के तैयार हो जाती है और सारी सर्विसेज इसकी रेडी हैं, सारी सर्विसेज से मतलब पानी, बिजली और सीवरेज, तो ये सारी सर्विसेज अगर रेडी हैं तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो होती है बिल्डर को एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। ये सर्टिफिकेट आपको क्या काम आएगा? अगर फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी रिसेल करनी है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट ना हुआ तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी अपने बिल्डर से या सेलर से लेना है। यहाँ पर हमें 5th नंबर पर जो देखना है वो देखना है हमें अलॉटमेंट लेटर और पोजीशन लेटर। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनी नहीं है पूरी, तो इनिशियली जब आप परचेज करोगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि फला मंजिल पे फलाना नंबर का फ्लैट आपका है और वो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा। उसके बाद जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो आपको पोजीशन लेटर दिया जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आजकल बहुत सारे फर्जी मामले चल रहे हैं, बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं जो अपने आप को ओनर बताते हैं पर होते नहीं हैं। वो गलत टाइटल डॉक्यूमेंट यानी फर्जी सेल डीड बनवा लेते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो बहुत सालों से वैकेंट हो या उसका ओनर बाहर रहता हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे लोग नज़र रखते हैं और अपने आप को ओनर बता के इस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं उस फर्जी सेल डीड, फर्जी टाइटल डॉक्यूमेंट के साथ। तो इस तरह के स्कैमर्स से भी आपको बच के चलना है। और साथ ही साथ ये देखना है कि मान लो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, एक सोसाइटी है जो बहुत सारे 1000-1500 फ्लैट बना रही है। आपने टीवी पे ऐड देखा या फिर आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि कोई सोसाइटी बन रही है, उसमें 1000-1500 फ्लैट है, अच्छी लोकेशन है, प्राइस भी ठीक है, आपके बजट में है। तो आप मीटिंग करने जाते हो तो उनके पास एक लेआउट प्लान होता है। लेआउट प्लान में वो लोग बताते हैं कि टोटल कितनी बिल्डिंग्स होंगी, हर बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर पर कितने अपार्टमेंट्स होंगे, किस तरह से स्कूल होगा, पार्क होगा, गार्डन होगा, आपके रोड्स होंगे, टेम्पल होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में आप सारी चीज़ें चेक कर लेते हो, पर एक चीज़ चेक करना भूल जाते हो कि जिस लैंड पे वो 1000-1500 फ्लैट बने हैं, क्या वो लैंड उस बिल्डर के या ओनर के नाम पर है? तो यहाँ पर आप लोग ये मान लेते हो या कभी कभी अज्यूम कर लेते हो कि ऑब्वियसली अगर ये बिल्डर 1000 या 1500 फ्लैट बना रहा है तो लैंड भी इसी के नाम की होगी, और इस तरह आप वो चीज़ चेक नहीं करते हो। और वो जो बिल्डर होता है सभी से टोकन मनी लेके, जो 10 से 15% होता है, लेके फरार हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। इसके साथ साथ आपको चेक करना है कि लैंड का टाइटल क्लियर रहे, वो किसी डिस्प्यूट में उसका टाइटल ना हो, क्योंकि अगर उसका टाइटल डिस्प्यूट में होगा तो आप ये मान के चलिए कि वो प्रॉपर्टी आपको कभी डिलीवर ही नहीं होगी। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर आप देख रहे हो तो कई बार ये बिल्डर क्या होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे आपको एक बिल्डिंग बना देते हैं। दरअसल इन लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि एग्रीकल्चर लैंड को बाद में ये नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवा लेंगे और ये बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो अगर वो कन्वर्ट नहीं हुई तो आपको प्रॉपर्टी की कभी भी डिलीवरी नहीं होगी। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि जिस प्रॉपर्टी पे आपको, जिस लैंड पे आपका जो बिल्डिंग बनी है वो कहीं एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है। और अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको ये चाहिए कि आप लोग ये चेक करें कि आपका जो बिल्डर है उसने नॉन एग्रीकल्चर ऑर्डर ले लिया है, यानी उस जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवा लिया है। इसके बाद अगले नंबर पे आता है मॉर्गेज डॉक्यूमेंट। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी पे चल रहा है किसी तरह का लोन, तो कई बार क्या होता है बैंक वाले टाइटल डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड होता है आपका,
या फिर वो पोजीशन लेटर अपने पास रख लेते हैं, तो वो आपको मंगवाना है। साथ में आपको एक स्टेटमेंट मंगवाना है बैंक से, जिसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लोन स्टेटमेंट। इसमें बताया होता है कि कितना लोन बकाया है, और अगर पूरा लोन चुका दिया गया है तो आपको मंगवाना है एनओसी, जो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की पूरा लोन पे ऑफ हो चुका है। यहाँ पर इसके बाद जो 7वें नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है वो है प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट्स। आपको प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट चेक करनी है कि जो प्रॉपर्टी रिसीट्स हैं वो उसी प्रॉपर्टी की हैं जो आप परचेज कर रहे हैं। उसके बाद जो पेमेंट है प्रॉपर्टी टैक्स का वो अप टू डेट है, और उस प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट पे उस ओनर का नाम होना चाहिए जिससे आप जो है प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। उसके बाद 8 नंबर पर जो आपको चेक करना है वो है यूटिलिटी बिल के डॉक्यूमेंट्स, लाइक जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी का बिल है, ऐसे सारे बिल चेक करने हैं आपको। आपको देखना ये है कि जो बिल है उन पे ओनर का नाम, यानी जो सेलर है उसका नाम होना चाहिए। अगर वो बिल किसी और के नाम पर है तो दिक्कत है। इसके बाद हम जो 9th नंबर पे बात करेंगे जिस डॉक्यूमेंट की, वो है कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर। कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज में कॉमन पार्किंग होती है, वहाँ तो ये दिक्कत है ही नहीं, पर कुछ जगह एक डेडिकेटेड पार्किंग अलॉट कर दी जाती है सभी फ्लैट्स के बायर्स को। तो जब आपको डेडिकेटेड पार्किंग अलॉट की जाएगी तो आपको साथ ही साथ में कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर भी लेना है। कई बार देखने में ये आता है, मान लो 15 फ्लैट हैं किसी बिल्डिंग में और वो 15 फ्लैट सेल हुए, तो 15 में से 2 या 3 जो बायर थे फ्लैट के, उन्होंने इसके बारे में इंक्वायरी की और उनको कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर दे दिया। लेकिन बाकी के 10 या 12 लोग जो जानते नहीं थे कि ये क्या चीज़ होती है, तो बाद में जब फ्लैट सेल हो गया उसके 1 या 2 साल बाद एक रिस्ट्रिक्शन आएगी, भाई आप ये जो कार पार्किंग है इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो ओनली फ्लैट खरीदा है, कार पार्किंग नहीं खरीदी है। तो इसीलिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे तो स्पेसिफिक कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर जरूर लें, अगर वहाँ कोई डेडिकेटेड कार पार्किंग है तो। इसके बाद 10th नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है वो है एनओसी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको मिलता है हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी से या फिर आरडब्ल्यूए से। आरडब्ल्यूए एक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, तो आपको चेक करना है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी या फिर आरडब्ल्यूए से किसी तरह का कोई पेमेंट ड्यू तो नहीं है आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और चेक करनी है यहाँ पर कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं स्पेसिफिक, जैसे बालकनी को यूज़ करने को लेकर या फिर ओपन स्पेस को यूज़ करने को लेकर कि आप ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो वो भी आपको साथ के साथ देख लेना चाहिए। तो ये थे वो 10 एसेंशियल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो आपको चेक करना है हमेशा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे वो किसी भी तरह की हो, रेजिडेंस हो, शॉप हो, कमर्शियल हो, ऑफिस स्पेस हो, कैसा भी। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।